खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग की। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसके पीछे भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। योग एक ऐसी चीज है कि जिसको लोग अपनी बीमारी दूर करने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए हर खेल के खिलाड़ी, कोच और जो अधिकारी मैदान पे रहते हैं वो सब इसका उपयोग करते आ रहे हैं। आज से नहीं बल्कि दशकों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं। योग हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रहा है और सरकारों ने, चाहे वो पहले की रही हो चाहे अब की सरकार हो, योग और योगियों को बहुत बढ़ावा दिया है। योग की आप देखिए कि मेरे एक खेल पत्रकार होने के नाते हमेशा से ये चीज रही है कि भाई योग को एक व्यायाम का हिस्सा ना माना जाए, खाली फिटनेस का हिस्सा ना माना जाए। जब सारे खेलों के तमाम खिलाड़ी योग को अपनाते हैं फिटनेस के लिए, एकाग्रता के लिए, शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए, तो फिर योग को एक कॉम्पिटिटिव खेल के रूप में, प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में क्यों नहीं बढ़ावा दिया जाता। इसके लिए मैंने हमेशा से एक मुहिम चला के रखी कि मेरे पिता स्वर्गीय कमलेश थपलियाल खुद एक बड़े खेल पत्रकार थे, तो उन्होंने मेरे को एक बार बताया कि वो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो कि योग को बढ़ावा देने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 70 और 80 के दशक में, उनके पास गए तो स्वामी जी किसी बात से बड़ा नाराज चल रहे थे पत्रकारों से, पॉलिटिकली उनके खिलाफ छप रहा था। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई आप लिखिए हमारे खिलाफ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, वो नहीं पड़ता, बड़ा गुस्से में थे। तो मेरे पिता स्वर्गीय कमलेश थपलियाल ने उनको समझाया कि स्वामी जी हम पॉलिटिकल पत्रकार नहीं है, हम खेल के पत्रकार हैं और योग को बढ़ावा देते हैं। हम योग जो है खेल का एक हिस्सा माना जाता है। और ये सुनने के बाद स्वामी जी थोड़ा सा शांत हो गए बड़े, और फिर उनके साथ उनकी बातचीत जो है वो चली। तो योग को मेरा ये हमेशा से रहा मानना कि भाई योग को एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में क्यों नहीं मान्यता मिलती। तो और जब इस सरकार ने ये शुरू किया योग को बढ़ावा देना, 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और योग खूब चला पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में भारत का नाम हुआ कि भाई फिर से योग को बढ़ावा दिया गया है। हालांकि पूरी दुनिया में पहले से योग भी भारत की तरफ से पहुंचाया गया, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत योग को बढ़ावा दिया और उससे जो फायदे होते थे उसको लेकर पूरी दुनिया ने उसे अपनाया। लेकिन बीच में एक ऐसा समय भी आया कि जब कुछ ऐसे लोगों ने योग के नाम पर दुकानें खोल ली विदेशों में जाके, और वहां पर लोगों को योगासन करते हुए चोटें लगने लगी, तो उससे योग की थोड़ी सी प्रतिष्ठा जो है वो कम होने लगी थी, लोग योग से दूर भागने लगे थे। लेकिन उसके बाद जो फिर से प्रयास किए गए योग को बढ़ावा देने के, तो आज योग पूरी दुनिया में लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। न केवल 21 जून को बल्कि लोग अपना डेली रूटीन में इसको कर रहे हैं। और जब से कोरोना महामारी फैली है तब से तो योग लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया, बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। और आप देखिए कि मैं इसके पीछे लगातार लगा रहा, मैंने अपनी पत्रिका में संपादकीय इस पे लिखे, रेडियो टेलीविजन शोज में मैं बोलता था कि योग को भाई प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में एक मान्यता दी जाए और इससे इसको और बढ़ावा मिलेगा। और जो लोग योगासन फिटनेस के लिए कर रहे हैं वो क्यों ना इसको खेल के रूप में भी इसको अपनाएं और उनको नौकरियां मिलें खेलों के आधार पर, और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे याद है कि 2019 में मैं खेल मंत्री किरेन रिजिजू जी का इंटरव्यू करने के लिए गया था, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि भाई आपकी सरकार योग को बहुत बढ़ावा दे रही है, लेकिन योग को एक, आप खेल मंत्री हैं तो इसको खेल प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताएं इसकी कराई जाएं, उसके रूप में इसको बढ़ावा देना चाहिए, स्कूल कॉलेजों में इसको शामिल किया जाए, वहां प्रतियोगिताएं ज्यादा से ज्यादा हो तो ये फिटनेस के भी काम करेगा और आपके पास अच्छे खिलाड़ी भी तैयार हो सकेंगे। उससे से ज्यादा लोग इसको अपनाएंगे, यूथ, बच्चे सब इसके साथ जुड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस बात को समझता हूं कि जब तक खेल मंत्रालय इसको मान्यता नहीं देगा एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में, तब तक इसको उस तरीके का बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इसको प्रयास करूंगा। और देखिए 2020 आया, दिसंबर का 2020, और उसमें पार्लियामेंट में ये घोषणा की गई कि योग को एक मान्यता दे दी गई है, प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में योग की एक राष्ट्रीय फेडरेशन भी बना दी गई जो कि योग की प्रतियोगिताएं कराएगी जूनियर, सब जूनियर, सीनियर लेवल के अंदर। और उसमें ये हुआ कि भाई इनको सरकार की तरफ से फंड भी दिया जाएगा और एक इंटरनेशनल फेडरेशन भी बना दी गई है। तो योग को अब प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में एक मान्यता भारत सरकार के खेल मंत्रालय से पूरी तरह से मिल चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब एक खेल के रूप में योग की महत्ता बढ़ेगी, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है हमारा, बच्चे हैं, वो सब इसमें योग में शिरकत करेंगे और इससे न केवल उनका शरीर स्वस्थ होगा बल्कि उनको मानसिक भी मजबूती भी यहाँ पर हासिल होगी। और एक अच्छी बात ये रही कि किरेन रिजिजू जी ने खेल को, इसको योग को एकदम से जो है खेलो इंडिया का हिस्सा बनाया और खेलो इंडिया यूथ गेम जो इस साल हरियाणा में होने हैं
उसमें इसको पुरुष और महिला दोनों वर्गों में इसकी स्पर्धाओं को शामिल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा बढ़ावा इसको मिलेगा, क्योंकि खेलो इंडिया के जो तहत जो यूथ गेम्स होते हैं उनको हम जानते हैं कि वो टेलीविजन पे उनका प्रचार प्रसार बहुत जबरदस्त होता है, मीडिया के अंदर काफी रहता है, सरकारों का पूरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और उसमें पूरा मिल के काम करती हैं, तो खिलाड़ियों को बहुत जबरदस्त उसके जरिए प्रोत्साहन मिलता है। तो एक अच्छी बात ये हुई है कि भाई योगासन को प्रतियोगिता के रूप में खिलाड़ी अब लेंगे और ज्यादा उसकी ट्रेनिंग लेंगे, अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी मिली है कि भाई एक खेल पत्रकार होने के नाते कि योग को इस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं योग का खुद करता हूं, उतना नहीं करता जितना करना चाहिए, लेकिन कोशिश करता हूं कि करें, और इसके फायदे मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज को समझता हूं। मुझे ध्यान है कि लगभग 2001-2 के आसपास, उससे थोड़ा सा पहले मेरी बहन को स्लिप डिस्क हो गई थी। स्लिप डिस्क की वजह से वो इतना परेशान थी कि लगभग 1 साल तक वो बिस्तर से उठी नहीं और पेट के बल लेटी रहती थी। हमने तमाम डॉक्टरों को, हॉस्पिटल्स में, सब जगह उसका दिखाया, तो कुल मिला के ये उसका निष्कर्ष निकला कि भाई आपको इसके लिए रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन की कामयाबी के चांस जो है 90% नहीं है, सिर्फ 10% है कि उससे ठीक हो सकेगा। तो ऐसे में हमारे एक कार्टूनिस्ट मित्र हैं जगजीत राणा, दैनिक जागरण में मेरे साथ वो कार्य करते थे, तो उन्होंने स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो योग का कोर्स कराते थे जम्मू के अंदर, वो उन्होंने वहां पर कर रखा था। तो उनके साथ जैसे बाल मुकुंद एक बड़े योगाभ्यास करने वाले रहे हैं, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के शिष्य, जो विश्वातन योगाश्रम है गोल्डा खाने के पास नई दिल्ली के अंदर, वहां पर वो योग कराया करते थे। और अगर आपको याद होगा कि उन दिनों दूरदर्शन पे कार्यक्रम बहुत चलता था 70 और 80 के दशक में योगाभ्यास करके, तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी स्वयं वहां पर खड़े होके कराते थे, बताते थे ये योगासन से ये फायदे हैं, ये चीजें करनी चाहिए। तो बाल मुकुंद तब दूरदर्शन में उनके एक योगी के रूप में वहां पर योगाभ्यास करके दिखाया करते थे। तो बाल मुकुंद की ऐसी महिमा थी कि भाई सब लोग कहते थे कि बाल मुकुंद जिसको हाथ लगा दें तो उस व्यक्ति को योग के जरिए वो पूरी तरह से स्वस्थ कर देते हैं। तो एक बार जगजीत राणा ने मेरे को मिलवाया था बाल मुकुंद से, और मैंने उनके बारे में दैनिक जागरण में एक लेख लिखा था। तो अचानक मैंने एक दिन जगजीत राणा को बताया कि भाई मेरी बहन के साथ ये दिक्कत आई हुई है, और स्कूल में टीचर है और उसको जो है स्लिप डिस्क की ऐसी जबरदस्त प्रॉब्लम आई हुई है कि डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई ऑपरेशन ही इसका इलाज है और कुछ हो नहीं सकता। तो उसने कहा कि एक बार बाल मुकुंद से मिलो, चलो। वो लेके मेरे को गए गोल्डा खाने में, विश्वातन योग आश्रम में, जिसको कि आज मोरारजी देसाई योग संस्थान के रूप में जाना जाता है। तो वहां पर हम गए तो बाल मुकुंद जी को ये समस्याएं बताई, तो बाल मुकुंद जी ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल उठाई और मुझे बिठाया और बोले चलो अस्पताल, और हम अस्पताल में आ गए। वहां आते ही बाल मुकुंद जी ने जब मेरी बहन की स्थिति को देखा कि कैसे उसके पैरों में वजन बांध रखा था सब, उन्होंने कहा भाई ये तो बच्ची को मार देंगे, इसको तुरंत यहाँ से लेके जाइए। अब हम बड़ी विकट स्थिति में थे कि भाई क्या करें, अस्पताल से निकालें और योग की तरफ जाएं, उसमें ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक भरोसे के तहत हमने डॉक्टर से टाइम मांगा कि भाई इसका ऑपरेशन करना है, तो थोड़ा सा इसका माइंड मेकअप करने के लिए हमें थोड़ा सा समय दीजिए, तो फिर हम वापस इसको लेके आएंगे। और अगले ही दिन हम अपनी बहन को लेके स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वाले आश्रम में लेके गए, और वहां जाते ही पहले ही दिन बाल मुकुंद ने ऐसे सब किया कि वो पहले दिन ही उस हॉल में मेरी बहन को चला के दिखा दिया, और उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ 40 दिन दीजिए। 40 दिन मेरी बहन वहां पर रही है, और सुबह शाम उसको योग कराया जाता था, और उसके बाद वो एकदम फिट होके घर वापस लौटी है। तो योग का जो फायदे हैं व्यक्तिगत रूप से मैं उस चीज को जानता समझता हूँ। और उसी अस्पताल में और जो लोग उस तरह से रोगी थे जिन्होंने ऑपरेशन कराया, वो मेरी बहन को बाद में फोन करके, कई महिलाएं थी जो बोलती थी कि भाई हमारा तो ठीक नहीं हुआ, स्थिति हमारी वैसी की वैसी, ऑपरेशन करा के। तो योग की इस ताकत को मैं खुद जानता था। तो योग को फिर बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान अखबार में मैं काम करता था, तो हमने फिर एक साप्ताहिक कॉलम शुरू किया योग के बारे में, एक बीमारी के किस बीमारी में कौन से योगासन कामयाब होते हैं। तो बाल मुकुंद जी बताते थे, उनको हम वहां पर छापते थे। तो महीनों हमने उस चीज को वहां पर छापा है योग को, उससे योग को काफी बढ़ावा भी मिला। तो योग की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं। बल्कि एक बार तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा ये हुआ कि हमारी संपादक थी श्रीमती मृणाल पांडे, उन्होंने कहा कि भाई एक शनिवार के दिन जो वैवाहिक विज्ञापन का एक परिशिष्ट आता है
उसमें एक योग के ऊपर एक लेख चाहिए, कवर स्टोरी ऐसी कि जिससे भाई दुल्हन जो होती है वो कौन कौन से ऐसे आसन करे जिससे उसके चेहरे की खूबसूरती या शरीर की खूबसूरती बढ़े। तो जो उस पेज को फीचर विभाग में देखते थे, अशोक किंकर जी थे और दूसरे उनके अंडर जो पत्रकार काम करते थे, उनमें से एक लड़की थी, उसने मेरे से बोला कि भाई आप योगासन बता देना कौन कौन से हैं, वो सब आप लिख देना बालमुकुंद जी से बात करके, और बाकी जो उसकी इंट्रो होगी कि भाई कैसे दुल्हन का श्रृंगार हो, क्या हो, वो सब मैं बना दूंगी। तो उसे लगा कि भाई खेल पत्रकार है, ये सब महिलाओं की खूबसूरती इन सब चीजों पे कहाँ लिख पाएंगे। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई जो कोई लड़की लिख सकती है इस लेख को दूं तो मैं पूरा करके ही देता हूँ। तो मैंने जब उसकी पूरी चीज बना के दी सब कुछ, तो हमारी जो संपादक हैं वो भी थोड़ा सा हैरान हुई कि भाई राकेश ने इस तरीके से लिख दिया है। तो योग के ऐसे ऐसे आसन बालमुकुंद जी ने मुझे बताया कि भाई दुल्हन को मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो वैसे आसन सब कर लें। तो योग की महत्ता को तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत जानता हूँ, बहुत बड़ा इसका प्रशंसक हूँ, और हमारी सरकार ने जो किया है ये योग को एक प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में शामिल करने से मुझे लगता है कि इसका प्रचार प्रसार बहुत जबरदस्त ढंग से होना चाहिए स्कूल और कॉलेजों में, देश के कोने कोनों में। देखिए योग का आसन अगर आप करते हैं तो आपका खर्चा कुछ नहीं है। एक योगा मैट, आजकल मैट के ऊपर करते हैं, आप कोई भी कपड़ा बिछा के कर सकते हैं, चटाई पे कर सकते हैं, और जमीन पे बैठ के भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें कम से कम खर्चा है, जो वस्त्र आप पहनेंगे उसमें भी बहुत कम खर्चा लगेगा। तो योग एक ऐसी चीज है जिसमें कम खर्च पे, और आप बड़े खिलाड़ी ना भी बन पाए, अच्छे खिलाड़ी ना भी बन पाए, लेकिन अगर आप योग अभ्यास करेंगे तो कम से कम आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। और योग खाली न केवल आपको एक अच्छा शरीर, सौंदर्यपूर्ण शरीर प्रदान करता है, बल्कि शरीर के अंदर जो आपकी बीमारियां हैं उनको भी दूर करता है। तो मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग योग को अपनाएं, और सरकार की तरफ से योग की सुविधाएं भी निश्चित रूप से आगे भी और बढ़ेंगी, अभी काफी दी जा रही हैं। तो अपने घरों में बच्चों को शुरू से योग करने की आदत हमें डालनी चाहिए, कि जिससे कि एक उनका शरीर और जो मानसिक स्थिति है वो एकदम स्वस्थ रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होकर एक अच्छा जीवन जिए। योग के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और मैं ये यहाँ पर देना चाहूंगा कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसके महासचिव हैं राजीव मेहता, उन्होंने मेरे को बताया कुछ समय पहले कि भाई हम योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, और 2032 के अंदर हम ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी करने जा रहे हैं। और अगर 2032 के ओलंपिक भारत को मिलते हैं तो हम उसमें योग को शामिल करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी से हमारे खिलाड़ियों को तैयारी पे लग जाना चाहिए कि वो अगर 2032 के ओलंपिक में शिरकत करने का उन्हें मौका मिले तो उनके पास ओलंपिक मेडल जीतने का बहुत ही अच्छा अवसर है।